हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे तो इसमें तीन केसेस थे। ठीक है, ये हमने कहा था कि कोई एक मान लो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू है ना, इसका नेट चार्ज जीरो होता है, उसके बाद भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था तीन पोजीशंस में, हमने बताया था, एक बार एक्सियल पोजीशन बताया था और एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन बताया था। तो पिछले दो लेक्चर्स में आप एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल पॉइंट की। जनरल पॉइंट मतलब कहीं पर भी ले लो पॉइंट, है ना, जहां मन करे इधर 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 कहीं पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं और फिर वहां देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एट द जनरल पॉइंट। ठीक है, तो आज का हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और इसमें तीन केस थे, तो ये थर्ड वाला लास्ट केस है। थर्ड केस जो है सी नंबर, वो है एट द जनरल पॉइंट। ठीक है, मतलब पॉइंट हम कहीं पर भी ले लें। ठीक है, देखते हैं। तो फिर वही जैसे पहले किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कि मान लो ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये हमने ले लिया ए बी। ठीक है, समझने के लिए इसको इतना बड़ा बनाते हैं, रियल में इतना होता नहीं है ना। ये मान लेते हैं ए बी है इलेक्ट्रिक डायपोल और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इसका मिड पॉइंट एम है, इसके मिड पॉइंट एम से आर डिस्टेंस पर, और वो भी द्विध्रुव की अक्ष से डायपोल की एक्सिस से थीटा एंगल पर। इसके मिड पॉइंट एम से डायपोल की जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस से थीटा के एंगल पर, यहाँ मान लेते हैं थीटा के एंगल पर कोई ये पॉइंट ले लिया हमने P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस R हो गई और ये आधी L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी ना। पूरी लेंथ कितनी होती है, 2L होती है। ठीक, अच्छा, अब एक बात समझते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हमने बात करी है पिछले लेक्चर्स में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने बताया था, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, है ना। तो अगर यहाँ पर कहें इस डायपोल है, इस डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट होगा और उसकी डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये हमारा 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इसके कारण जो अपना डायपोल का डायपोल मोमेंट होगा ये P होगा, ये P वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर, है ना। कैपिटल P वो पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और स्मॉल p क्या है, डायपोल मोमेंट है इस डायपोल का। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है ना, तो हमने क्या माना, ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके मिड पॉइंट एम से आर डिस्टेंस पर डायपोल के एक्सिस से थीटा के एंगल पर कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। ठीक, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, जो पी वेक्टर होगा, स्मॉल पी वेक्टर, वो ए से बी की तरफ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पी वेक्टर के 2 कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस पी वेक्टर के अगर हम 2 कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा P cos थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ये हो जाएगा P sin थीटा, है ना। भाई किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट करने का मतलब ही होता है उस वेक्टर को 2 पार्ट में तोड़ देना, है ना। जैसे अगर तुमसे कहें कोई ये वेक्टर है, कुछ भी मान लो f कोई वेक्टर है, अगर हम इसके कहें 2 कंपोनेंट करो, 2 कंपोनेंट का मतलब होता है जे एक तरफ थीटा ले लो और जिस तरफ एंगल थीटा होगा उस तरफ वाला कॉस आता है, तो ये हो जाता है f cos थीटा, और दूसरी तरफ आता है sin थीटा, है ना। किसी वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम ब्रेक कर देते हैं, उसी को बोलते हैं 2 कंपोनेंट, f cos थीटा और f sin थीटा। अगर इनका रिजल्टेंट निकाल दें, इनको ऐड कर दें, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, है ना। तो भाई ये वैसे ही है जैसे किसी सवाल में हम किसी नंबर को 2 पार्ट में तोड़ दें, जैसे 5 को हम 3 + 2 लिख दें किसी क्वेश्चन में, है ना, किसी सोल्यूशन में 5 को 3 + 2 लिख दें, फिर हमें 5 से कोई मतलब थोड़ी रहेगा, है ना, हम 3 + 2 को देखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है कि अगर हम किसी वेक्टर को 2 पार्ट में तोड़ दें, 2 कंपोनेंट कर दें, फिर हमें उस वेक्टर से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो हमने इस P के 2 कंपोनेंट कर दिए। हमने बताया था P एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस की होती है, और अगर वेक्टर है तो हमने इसके 2 कंपोनेंट करिए, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा।
ठीक है, जिस तरफ कॉस थीटा होता है उस तरफ वाला कॉस दिया जाता है, दूसरी तरफ वाला साइन लिया जाता है। ठीक है, ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है कि ऐसा क्यों लिया जाता है ना, कि जिस तरफ कॉस जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस क्यों होता है, ये बताया जाता है वेक्टर वाला चैप्टर 11th में था। ठीक है, तो ये p के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, p cos थीटा और p sin थीटा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह। अब देखो, जब हम p cos थीटा को देखेंगे, अब हमें p से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है p cos थीटा से p sin थीटा से। जरा ये देखो, p cos थीटा मतलब ये हो गया है ना, अब p की जगह हो गया p cos थीटा ये। तो देखो जरा, ये p cos थीटा के कारण ये जो पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन में आ जाएगा, है ना। भाई हमने पढ़ा है कि अगर ये डायपोल होता है और इस डायपोल की एक्सिस में कोई पॉइंट ले लोगे तो ये क्या बन जाती है, ये एक्सियल पोजीशन होती है। तो जरा देखो भाई, इस p cos थीटा को देखो, अब p से कोई मतलब नहीं है, तो अगर ये डायपोल ऐसा ना होकर ऐसा होता, ये डायपोल ऐसा AB जो है ऐसा ना होकर ऐसा होता, तो जरा देखो ये जो p पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन में आ जाता, है ना। और अगर हम p sin थीटा को देखें तो ये डायपोल ऐसा ना हो कि ऐसा होता, तो फिर देखो ये वाला जो पॉइंट p है वो किस में आ जाता, इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाता। मतलब ये कि p cos थीटा के कारण ये पॉइंट जो है वो एक्चुअल में एक्सियल पोजीशन में होगा, और p sin थीटा के कारण जो ये पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई हमने क्या किया, हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लिख देते हैं फॉर दिस, हम क्या कर रहे हैं, वी मेक, हम कर लेते हैं द टू कंपोनेंट्स ऑफ p वेक्टर। ठीक है, कौन कौन से, एज p cos थीटा एंड p sin थीटा। p cos थीटा हमने कर लिया और p sin थीटा हमने कर लिया। ठीक है, अब ये बात हम लिख देंगे कि p cos थीटा के कारण ये जो पॉइंट p है वो एक्सियल पोजीशन में होगा, और p sin थीटा के कारण ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू p cos थीटा द पॉइंट विल बी होगा इन एक्सियल पोजीशन, है ना। अगर ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन में होगा, इसका मतलब एक्सियल पोजीशन वाला हमने फॉर्मूला निकाल ही चुके हैं भाई। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हम निकाल चुके हैं ना पहले। क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होता है। तो p की जगह हम क्या रखेंगे, p cos थीटा रखेंगे ना, कि ये p के कारण नहीं, p की जगह अगर हम p cos थीटा रख दें और एक्सियल वाला फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमने इसको Ex मान लिया, और ये बराबर होगा पता किसका, 1/4πε0 और p 2p/r³ होता है, लेकिन p की जगह क्या रखना है, p cos थीटा, क्योंकि p के कारण ये एक्सियल पोजीशन में थोड़ी ना, ये p cos थीटा के कारण एक्सियल पोजीशन में है ना। तो p की जगह क्या रखना पड़ेगा, p cos थीटा, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्सियल पोजीशन वाला। तो जरा रखो, ये आएगा 2p की जगह रखो p cos थीटा और अपॉन के r³। ठीक है, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है 2p/r³, तो p की जगह p cos थीटा रख दिया, r³ आ गया। ये हमारा निकाला है Ex, ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, अभी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे p sin थीटा के कारण यही पॉइंट किस पोजीशन में आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में, है ना। तो हम लिख देते हैं ये बात, ड्यू टू के कारण, ड्यू टू p sin थीटा द पॉइंट विल बी इन इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा। अच्छा, इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा मतलब यहाँ पर हम p की जगह क्या रख दें, p sin थीटा, और फॉर्मूला कौन सा लगा दें, इक्वेटोरियल वाला। तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/4πε0 p/r³ होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है होगा, इंटेंसिटी है वो हमने Ey मान लिया, है ना। तो Ey बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और बताओ, और p की जगह रखो p sin थीटा और फॉर्मूला लगाओ इक्वेटोरियल वाला, और अपॉन में r³ कर दो, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Ex आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, Ey आ गया। Ex क्या है, Ex है p cos थीटा के कारण इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, और Ey क्या है, Ey है p sin थीटा के कारण इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक। और हमको क्या चाहिए, हमको एक्चुअली में निकालना है P के कारण ना, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और P किसका रिजल्टेंट है, P cos थीटा और P sin थीटा का जो रिजल्टेंट है वही तो P है। इसका मतलब इन दोनों इंटेंसिटीज का अगर हम रिजल्टेंट निकाल दें, वही इस P पॉइंट पर, इस कैपिटल P पॉइंट पर इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, है ना। ठीक, तो कुल मिला के हमको Ex और Ey का रिजल्टेंट चाहिए, और वही हमारा क्या होगा, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, ठीक। अब भाई रिजल्टेंट निकालने के लिए दो वेक्टर है हमारे पास, है ना, Ex और Ey। दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, E बराबर अंडर रूट के अंदर Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर प्लस का 2Ex Ey cos थीटा, है ना, वही जो हमने पढ़ा है दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला। ठीक है, अच्छा Ex तो पता है, हाँ पता है, Ey भी पता है। अब Ex और Ey के बीच का एंगल कहीं से पता चल जाए तो हम लोग फॉर्मूला इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, तो Ex और Ey के बीच का एंगल पता करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले तो हमें ये तो पता करें कि Ex की डायरेक्शन क्या है और Ey की डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद दोनों के बीच के एंगल देख लेंगे। ठीक है, तो चलो देखो Ex की डायरेक्शन क्या होगी, जरा समझना बात को। भाई अभी हमने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। हमने दोनों बातें बताई हैं पिछले दो लेक्चर्स में। ठीक है, चलो इसको एक बार फिर से रिमाइंड करा दें, एक रफली हमें इसको रिमाइंड करा रहे हैं कि एक्सियल पोजीशन में क्या होता था। एक्सियल पोजीशन में हमने ये मान लिया -q और +q डायपोल ले लिया, और इसकी एक्सिस में कोई पॉइंट ले लिया। इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी वो देखो क्या होती थी, इसको A मानते थे, इसको B मानते थे। ठीक है, यहाँ पर +q0 चार्ज रखते थे, ये होता था EA और ये होता था EB। ठीक है, हमने वहाँ बताया था कि EA छोटा होता है और EB बड़ा होता है। भाई क्यों, भाई सीधी सी बात है कि E के फॉर्मूले में E बराबर 1/4πε0 और Q अपन R स्क्वायर आता है, तो जिसके लिए R ज़्यादा होगा उसके लिए E कम हो जाएगा। तो इस -q के लिए इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, मतलब R ये ज़्यादा होगा, और इस +q चार्ज के लिए डिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब -q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। इसका मतलब EA छोटा होगा और EB बड़ा होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर ही तो आएगा, है ना। तो अगर कोई पूछे कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर है कि इस जो डायपोल है उसी की एक्सिस में आगे चले जाओ, और वो भी कहाँ से कहाँ होगी डायरेक्शन, -q से +q की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पर उसकी एक्सिस पे ही आगे जाओ, और -q से +q की तरफ होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, अच्छा देखो जो P cos थीटा है, इस P cos थीटा के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, उसी एक्सिस पर आगे, है ना, और वो भी -q से +q की तरफ। ठीक है, तो जब ये इसको ऐसे घुमाओगे तो ये समझ लो -q यहाँ जाएगा और +q यहाँ जाएगा एक तरह से। तो Ex जो होगा वो एक्चुअली में Ex की डायरेक्शन यही तो होगी। भाई इस P cos थीटा को देखो, P cos थीटा से सीधे बढ़ जाओगे तो ये होगी एक्चुअली Ex की डायरेक्शन। भाई अब P से कोई मतलब नहीं है, P से मतलब नहीं है, हमें मतलब P cos थीटा से है, और P cos थीटा के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने जो मानी है वो Ex है, और Ex एक्चुअली में P cos थीटा के Ex जो है वो P cos थीटा के एक्सियल पोजीशन में है, और एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो उसी एक्सिस के सीधे आगे चले जाओ, है ना। तो Ex हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये Ex हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में, मतलब Ex की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसी जो लाइन ली उसी लाइन के सीधे आगे चले जाओ। ठीक है, ये आ गया। अब जरा Ey की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो याद करो जरा, हमने बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करें, हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो जरा देखो, हमने बताया था कि अगर हमने ये कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया -q और +q, और यहाँ पर हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लिया था। ठीक है, तो ये A था, ये B था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, ये होगी हमारी EB, है ना। इसके पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं बहुत इजीली, ये EB होगा, यहाँ +q0 चार्ज रखेंगे, ये इसको रेपल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये था EA। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट गया था वो यहाँ से गया था E, ये था E, और ये जो E की डायरेक्शन थी वो एक्चुअली +q से -q थी, और वो भी पैरेलल टू द एक्सिस।
है ना, इसके पहले लेक्चर में आप देख सकते हैं, इजीली हमने बताया है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पर जो P sin थीटा है, उस P sin थीटा के कारण ये पॉइंट जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में है। इसका मतलब इस P sin थीटा के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर, मतलब इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो, अब ये समझो इस डायपोल से मतलब नहीं, अब डायपोल ये है ना, अब ये समझो कि आप डायपोल क्या ये, और इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में पूछें तो उसकी डायरेक्शन देखो यही तो होगी, ये चीज इसके पैरेलल, इस डायपोल के पैरेलल देखो, ये ई इसके पैरेलल होता ना, यहाँ पर अब P नहीं, P sin थीटा है, और P sin थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी ये P sin थीटा के पैरेलल होगी और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, सॉरी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, ये देखो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, तो प्लस क्यू इस तरफ है, माइनस क्यू इस तरफ है, तो मतलब ये होगा हमारा एक्चुअल में क्या, ये होगा हमारा ई वाई। ठीक है, ये ई एक्स होगा और ये ई वाई होगा। अच्छा, ये एंगल कितना है भाई, साफ साफ दिख रहा है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90 तो है ना भाई, इसके दो कंपोनेंट करें, इधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा, तो ये एंगल पूरा 90 होता है। ठीक है, और अगर ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल तो 90 है भाई, ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है, अभी हमने बोला ना ये लाइन पैरेलल है, और अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल तो ऑल्टरनेटिंग एंगल है, इसका मतलब ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो सिंपली बात समझ में क्या है, सिंपली बात समझ में आई कि ई एक्स और ई वाई के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ई एक्स और ई वाई के बीच का एंगल 90 है भाई, ये ई एक्स हो गया और ये ई वाई हो गया, इनकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। इसके दो लेक्चर्स मैंने पढ़ाया है, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है और इक्वेटोरियल पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है, उसके आधार पर हम इन दोनों की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, जब एक्सियल पोजीशन को देखेंगे तो P को नहीं P cos थीटा को देखेंगे, जब इक्वेटोरियल पोजीशन को देखेंगे तो P को नहीं P sin थीटा को देखेंगे। ठीक है, तो फिर हमें P sin थीटा से मतलब है, बाकी इससे मतलब नहीं है ना। ऐसे ही जब एक्सियल में देखेंगे तो हमें P cos थीटा से मतलब है, बाकी इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये आ गया, तो ठीक है, दोनों के बीच का एंगल भी आ गया, और अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आप लोग इसको इतना नोट कर सकते हो, और इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, है ना, ये तो ऐसे समझाने के लिए था। ठीक है, और इसके बाद हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ई एक्स हो गया और ई वाई हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे जरा देखते हैं ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी में कर देते हैं भाई। ई एक्स भी निकाल चुके हैं और ई वाई भी निकाल चुके हैं, तो अब अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, क्या आएगा, ई एक्स और ई वाई का हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो ई बराबर अंडर रूट के अंदर जरा देखो, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2ex इंटू ई वाई और कॉस थीटा कितना है, कॉस 90। देखो ई एक्स और ई वाई के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना भाई। एक्सियल पोजीशन में P cos थीटा, और एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसी एक्सिस में सीधे चले जाओ, तो इसका मतलब अगर इस ये डायपोल ए बी ये था, अगर एक्सियल पोजीशन देखोगे तो अब डायपोल ये समझो यहाँ पे आ गया, अभी समझो कि प्लस क्यू यहाँ आ गया और माइनस क्यू यहाँ आ गया इस तरह से। तो अब हम इस P से मतलब नहीं, हम P cos थीटा को देख रहे हैं, तो इसका मतलब P cos थीटा की डायरेक्शन ये है और वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ई एक्स की। ठीक है, ऐसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है उसके एंटी पैरेलल होता है ना, एंटी पैरेलल मतलब ये डायपोल मोमेंट P sin थीटा है तो उसके एंटी पैरेलल इधर हो जाएगा ई वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ई एक्स और ई वाई की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो बस। अब इसके आगे तो सिंपली मैथ है, फिजिक्स का काम खत्म हो गया यहाँ से, है ना। ई एक्स और ई वाई की वैल्यू रखो, उसको सॉल्व करो। ये ई एक्स की वैल्यू है, ये ई वाई की वैल्यू है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लिखा है p sin थीटा अपॉन आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस का 2ex लिखा था, ey लिखा था और इंटू cos 90 तो जीरो हो गया, तो हटाओ इसको, पूरा पूरा जीरो हो गया। ठीक है, ये हटाओ। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटा देना नीचे, है ना। ये देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा सॉल्व करना। ई बराबर अंडर रूट के अंदर
और देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, पी भी कॉमन आ रहा है अपन आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर तो दोनों से कॉमन आ जाएगा। देखो 1/4πε का होल स्क्वायर आ रहा, पी का स्क्वायर आ रहा और अपन आर क्यूब का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा। बचेगा क्या, देखो बचेगा यहाँ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। ठीक है, इसको तो चाहो तो रूट से बाहर ही कर लो, तो जब इसको रूट से बाहर करोगे तो ई बराबर आया 1/4πε0 और पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट के अंदर आया, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को एक काम करो लिख दो 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस को इसको लिख दो 1 - का cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। तो बताओ ई बराबर क्या आ गया, ई बराबर आया 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट के अंदर आया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, बस यही तो हमें लाना है ना, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी जनरल पॉइंट पर, मतलब थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं भाई, अगर हम पॉइंट अलग अलग जगह लेंगे तो इस हिसाब से थीटा बदलता रहेगा, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, है ना। तो ये जनरल पॉइंट पे आ गया, मतलब जहां मन करे वहां पॉइंट ले लो, ठीक है। तो ये आ गया, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, स्मॉल पी, है ना। और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है एंगल, कौन सा एंगल, एंगल है इसकी एक्सिस से, या ऐसे बोलो तो इसके डायपोल मोमेंट जो पी वेक्टर है उससे, उस पॉइंट उससे और मिड पॉइंट और उस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच का एंगल, ठीक है। क्या है थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, ठीक। इस पॉइंट और जो है डायपोल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है पी वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शंस के, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने थीटा माना है, ठीक है। थीटा चेंज होता रहेगा, अलग अलग जगह पॉइंट लोगे, ठीक है। तो ये आ गया, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस फार्मूले से हम चेक कर सकते हैं एक्सियल वाला भी और इक्वेटोरियल वाला भी। भाई अगर ये पॉइंट इधर कहीं आ जाता है ऐसे घूम के, अगर ये पॉइंट एक्सियल में आ जाता तो बताओ ये थीटा कितना हो जाता, थीटा 0 हो जाता, और थीटा अगर 0 हो जाता तो cos 0 1 हो जाता और 3 + 1 4 हो जाता, 4 का रूट 2 हो जाता। तो देखो ये बराबर आता 1/4πε और 2p अपन r क्यूब आ जाता, है ना, एक्सियल वाला जाता। अगर यही पॉइंट इक्वेटोरियल में चला जाता, मतलब ठीक ऊपर चला जाता, तो थीटा कितना हो जाता, 90 हो जाता, और 90 हो जाता तो cos 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाता, 1 का रूट 1 हो जाता, तो क्या था ई बराबर 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, है ना। तो इससे दोनों निकल आएंगे, है ना। अब कोई अगर ये कहे कि भाई जब इससे दोनों निकल आएंगे तो फिर वो दोनों क्यों करें, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों निकल आएंगे लेकिन निकालना नहीं है ना। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि एक्चुअली में हमने जब इस फॉर्मूले को निकाला है ना, तो हमने एक्सियल का भी यूज़ कर लिया और इक्वेटोरियल का भी यूज़ कर ही लिया है पहले से ही। तो मतलब जिस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमने जिन चीज़ों का यूज़ कर लिया, क्या उसका रिजल्ट वही हो सकता है क्या, नहीं, है ना। तो भाई अगर तुमसे एक्सियल वाली बात करें तो कोई ये ना करके चले आना कि भैया पहले इसको प्रूव कर दो, उसके बाद लिख दो एक्सियल के लिए थीटा बराबर 0 आ गया, ऐसा नहीं होगा। कोई इक्वेटोरियल वाला पूछे अगर एग्जाम में आए तो कोई कहे ये कर दो पहले और उसके बाद थीटा बराबर 90 करके ले आओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई ये प्रूव कर रहे हो, उसमें तुमने एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का यूज़ पहले ही कर लिया है ना। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल की हेल्प से ही तो हमने इस जनरल पॉइंट पर निकाला है, और ठीक है। तो इसका यूज़ मतलब जिस कोई फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हो और प्रूव करने के लिए जो तुम्हें प्रूव करना है उसका यूज़ पहले कर लोगे क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो प्रूव करना है उसका यूज़ पहले नहीं कर सकते, है ना। तो इससे हम एक्सियल और इक्वेटोरियल में चेक कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं रहे हैं, है ना। तुम्हें निकाल के नहीं बता रहे कि इससे निकलेगा, उन दोनों की हेल्प से एक्चुअली में ये जनरल पॉइंट वाला निकला है, ठीक। अच्छा, तो फिर वही बात एक चीज़ और कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये तो इसका केवल मैग्नीट्यूड निकला है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी निकालो जैसे पहले निकाला था, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी निकालते हैं भाई, देखते हैं, है ना। तो डायरेक्शन कितनी आएगी, देखो भाई यहाँ पर ये दो वेक्टर हैं Ex और Ey, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, है ना, और वही E होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा भाई, ये दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच का एंगल 90 है,
ठीक है। और उनका अगर हमें रिजल्टेंट की बात करें, अगर हम तुमसे कहें कि उनका रिजल्टेंट बताओ, तो हम पैरेललोग्राम वाला मेथड यूज़ कर लें, है ना। हमने बताया था कि अगर ये दो वेक्टर होते हैं किसी एंगल पर, और अब एक इसके यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से कटान बिंदु से जाता है, वो रिजल्टेंट होता है, मतलब इन दोनों का एडिशन होता है ना। आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो एक ई एक्स है और ई वाई है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअली में ई है। अब अगर तुमसे कहा एक पैरेललोग्राम वाला मेथड लगाओ, तो यहाँ से क्या करोगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये एक हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि एंगल 90 है तो ये रेक्टेंगल भी हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन चाहिए हम लोग को ना, तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक काम करें, ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को जो सीधे बढ़ाया, मतलब ये ई एक्स है, इस ई एक्स से इस रिजल्टेंट का हमने कुछ एंगल मान लिया फाई, ठीक है। और हम इस एंगल को निकाल लें और हम फिर बता देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस मिड पॉइंट को इस पी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन से कितने एंगल पे होगा, वो एंगल हम बता देंगे, ठीक है। कितने एंगल पर होगा, वही इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जरा देखो, मैं इसको नोट कर लो, ये हमारा आंसर है और इसकी हम डायरेक्शन और निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ठीक है। अब जरा आगे बात कर लेते हैं, है ना। डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आया है ना, अब डायरेक्शन और निकाल लो। तो देखो डायरेक्शन की अगर बात करें, देखो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमने इस एंगल को फाई माना है। अगर हम फाई की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, फ्रॉम, किससे एंगल ले रहे हैं, फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन कर रहे किसके, ज्वाइनिंग द पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट पर निकालना है, एंड मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, ठीक है। या इसको ई एक्स भी बोल सकते हो, ई एक्स, इससे जो एंगल है वो फाई हमने मान लिया, लेट द एंगल ऑफ डायपोल, ये लिखा इज फाई, इस एंगल को हमने फाई मान लिया। अब इस फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम कह रहे हैं, एक जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम tan फाई का यूज कर लेते हैं। tan फाई बराबर देखो क्या आएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और जो ये होगा वही ये होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये ई वाई है तो ये भी ई वाई हो जाएगा, है ना, ये ई वाई हो जाएगा और ये ई एक्स हो जाएगा। तो एक्चुअली में आ जाएगा ई वाई अपॉन ई एक्स, ठीक। अच्छा, ई वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, है ना, और ई एक्स की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। कितनी थी देखो, अभी पहले निकाली थी। ई वाई की जो वैल्यू थी भाई अभी पहले निकाली थी। ई वाई एक्चुअली क्या था, ई वाई था इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसके कारण, पी साइन थीटा कारण। तो हमने कहा था इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगाओ और पी की जगह रखो पी साइन थीटा, है ना। और ई एक्स ऐसे कैसे निकाला था, तो ई एक्स क्या था एक्चुअली में, पी कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, और पी कॉस थीटा के कारण ये एक्सियल पोजीशन में था। तो हमने कहा था कि एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाओ और पी की जगह पी साइन थीटा रखो, है ना। तो अगर याद हो तो देख लो भाई, ई एक्स और ई वाई की जो वैल्यू थी वो ये थी। ई वाई की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई वाई ना ये मतलब, तो ये जो था पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये था। पी की जगह पी साइन थीटा रख दिया था और इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा दिया था, है ना। ये ई वाई की वैल्यू थी। अपॉन ई एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पी की जगह पी कॉस थीटा रखा था और इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगाया था, तो 2p कॉस थीटा अपन आर क्यूब। देख लो यही तो बात, ठीक है। इससे ये तो पूरा टर्म कट गया, है ना, p से p कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। तो देखो क्या आएगा, tan फाई बराबर आएगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, यही तो आएगा, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। ये तो tan थीटा हो गया, तो मतलब ये हो गया कि tan फाई बराबर आ गया 1/2 tan थीटा।
तो कोई कहेगी फाई बराबर कितना आया, तो फाई बराबर आ गया tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ठीक है, ये फाई की वैल्यू आई। तो ये हमारी क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो हम बोलेंगे क्या डायरेक्शन, हम बोलेंगे ये कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, उसका उस पॉइंट और डायपोल के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन से जो एंगल बनेगा वो अगर फाई मान लें तो फाई की वैल्यू इतनी होगी, मतलब इतना एंगल बनेगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। ठीक है, थीटा क्या, थीटा है एंगल कौन सा, थीटा है इसका जो एक्सिस है, मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट है उसके मिड पॉइंट और उस पी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से एंगल है थीटा। और फाई कौन सा एंगल है, फाई है जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका मिड पॉइंट और इस पी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से इससे जो एंगल है वो फाई है। ठीक है, तो ये फाई क्या बताएगा, फाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा कि वो कितने एंगल पर होगी, इस EX से रिजल्टेंट कितने एंगल पर होगा वो हमें इस एंगल से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डायपोल का काम खत्म। डायपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल में, इक्वेटोरियल में और जनरल पॉइंट पर। अब जनरल पॉइंट पर निकाल लिया मतलब तुम कहीं भी निकाल सकते हो ना, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो तो उसी हिसाब से निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक, ये हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।